कक्षा 7वीं का विज्ञान है। चैप्टर नंबर 1 हमको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत छपा गया है, क्या क्या दिख रहा है ना। चैप्टर नंबर 1 का आपका नाम है पृथ्वी पर जीवन। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है हमको, पृथ्वी पर जीवन। तो देखो क्या, कक्षा 6वीं के अध्याय हमारे पृथ्वी में आपने पढ़ा था कि सभी जीवधारियों के लिए यानी पौधों और जंतुओं के लिए 3 चीज़ें मूल रूप से आवश्यक होती है और इसके बिना कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? भोजन, जल और वायु। तो कोई भी जीवधारी, कोई भी जितना जीवधारी, यहाँ छोटे से बड़े लेके चींटी से लेके हाथी तक के, ये सभी जीवधारियों को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भोजन, जल और वायु। तो जीवधारियों को इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों होती है? अब पढ़ चुके हो क्लास 6 में, तो आपको बताना है, ठीक है, अपने शब्दों में लिख कर बताना है। चाहे कक्षा 6वीं का जो है पुस्तक देख के बता सकते हो, ठीक है, कि और बता के मुझे कमेंट करना है कि भोजन, जल और वायु की ही आवश्यकता क्यों पड़ती है सभी जीवधारियों को। जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। अब पर्यावरण क्या चीज़ है? तो हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो जीवधारी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीवधारी के जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती है। ऐसे स्थान पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ की परिस्थितियाँ जीवन के लिए बहुत कठिन होती है। रेगिस्तान, जैसे कि रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ जो है बहुत कम मात्रा में होती है। तो वहाँ पे जो जीवधारी भी होती हैं, जैसे इस क्षेत्र में यहाँ जहाँ पे पौधे हैं, पेड़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा जीवधारी होते हैं, तो उसके तुलना में रेगिस्तान में कम होते हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है, पानी की हमेशा कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते, वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक होती है। इस प्रकार बर्फीले प्रदेशों और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थानों पर भी जीवधारी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहते हैं, परंतु क्या होता है, कम संख्या में होते हैं। अपने अपने जिला तथा राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में सोशल साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। सामाजिक ज्ञान में आप भूगोल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे भौगोलिक स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की, कि कहाँ कहाँ पे क्या है। आपको यह पता होगा कि छत्तीसगढ़ में भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार का पर्यावरण पाया जाता है। कहीं मैदान है तो कहीं पहाड़ है तो कहीं तालाब और कहीं घने जंगल है। सोशल साइंस में पढ़े होंगे। हमारा देश तो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है, तो देश के पर्यावरण और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के 3 ओर, ठीक है, देखे होंगे भारत का आप नक्शा देखे हैं तो कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा नीचे में है। तो देखे हो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक तो देखो, यहाँ पे बंगाल का खाड़ी होगा, यहाँ पे एक तरफ है ना, एक तरफ हिंद महासागर होता है, ठीक है। एक तरफ क्या चीज़ है, इधर भी पूरा सागर हुआ है इधर, ठीक है, इधर भी सागर है, इधर भी पूरा सागर है। तो पूरा पानी से देखिए, पूरा समुद्र से घिरा हुआ है अपना भारत देश। तो उसी को बता रहा है कि यदि हमारा तो लिखा है हिमालय छोटे, हाँ, देश के पर्यावरण और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के 3 ओर समुद्र और उत्तर में हिमालय। देखे हो कि जैसे कि हम भारत का नक्शा जो बनाते हैं तो ऊपर वाला क्षेत्र में हिमालय रहता है। हिमालय जब ऐसे बनाते जाते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ हिमालय इस तरफ होता है ना। तो वो हिमालय छोटे छोटे पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला है। इसके छोटे छोटे पहाड़ों पर घने जंगल है, वहीं बड़े पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी होती है। राजस्थान के काफ़ी बड़े भाग में रेगिस्तान है और उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े बड़े मैदान हैं। यदि हम पूरी पृथ्वी को देखें तो हमें और भी विविध प्रकार की पर्यावरण मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 2 ध्रुव है, ठीक है। आप देखे होंगे ऐसा पृथ्वी रहता है, ठीक है, किस प्रकार से पृथ्वी रहता है, ऐसा पृथ्वी है। तो पृथ्वी को बांटे हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो 2 ध्रुव बांट दिए, उत्तर और ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों ध्रुव बहुत अधिक ठंडा होते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सूर्य की प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुँच पाती है, इसलिए बहुत ठंडे होते हैं और इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इनके अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल और पहाड़ मैदान आदि पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा किसी पौधे से होती है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? विचार करके देखिएगा, ठीक है, कि खाद्य श्रृंखला मतलब क्या समझते हो? जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े को कौन खाती है? मछली खाती है, ठीक है।
छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको मछली खाती है। मछली को कौन खाते हैं? बड़ा सा मछली खाती है उसको, ठीक है। और फिर बड़ा सा मछली को तुम लोग खाते थे, अर्थात मतलब आदमी लोग खा देते हैं, ठीक है। अब आदमी लोग को कौन खाए? शेर के पास चले जाओ, फिर शेर खा लेगा। तो ऐसे इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे कीड़ा क्या खाते होंगे? तो घास फूस खाते होंगे, तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये बंदा देखो मुस्कुरा रहा है ना, ठीक इस प्रकार। तो आपको सोचना है कि आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, तो सोचो। आइए अब हम अलग अलग प्रकार के पर्यावरणों की शेयर करें और यह देखें कि पौधे और जंतु किस किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं और जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उन्हें कैसे और कहाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम हमारे परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहाँ हम रहते हैं, जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, वो भी एक पर्यावरण है। बता दिए हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, कि हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पुराने मकाने, किलों आदि की दीवार पर पीपल के पौधे उग जाते हैं, देखे होंगे, अवश्य देखे होंगे। कोई भी ये पुराना हो गया रहता है घर वर, तो वहाँ पे उसके घर के छत की दीवार वाल रहता है, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, पीपल पेड़ उग जाते हैं। सबसे पहले हमारे ठीक बता दिया उसको, तो पुराने मकान में आदि दीवार पीपल के पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है, इन्हें भोजन बनाने में सहायता करती है। किंतु इन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते होंगे? आप अनुमान लगाइए कि पानी और कहाँ से मिलते होंगे। तो ऐसा है कि जो वायु होता है ना, वायु में भी कुछ मात्रा में पानी होती है, तो वहीं से लोग उतना, उनको एकदम लीटर भर तो पानी चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, तो वहीं से लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू से होने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं? तो अब देखिएगा कैसे पीपल के पेड़ को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसकी आपको खाद्य श्रृंखला बनानी है, ठीक है। देखिएगा बना के कि कैसे कैसे करना है, यहाँ पे शुरू से देखना। आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल में प्रायः छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, देखे होंगे, ठीक है। बहुत दिन से गेहूं रखा रहता है तो उसमें घुन आते हैं, उसको घुन कहते हैं, ठीक है। इन कीड़ों को हवा और भोजन तो मिल जाते हैं, किंतु पानी कहाँ से मिलता होगा? छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते दिखाई देते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें क्या होता है, इनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देखे होंगे ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनको आप पानी पीते हुए ही देखते होंगे, तो उनको क्या है, उनके भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है। क्या आप ऐसी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं जिसमें घुन आता हो? तो देख लेना, बना के कोशिश करिएगा। अपने आसपास जो पौधे या जंतु दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि उन्हें भोजन और हवा और पानी कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। विचार करना है, साइंस क्या चीज़ है, बस पढ़ते जाना है, याद करना ये नहीं, उस पर सोचो, ठीक है, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। जीव जंतु जैसे हम जानते हैं कि जीवधारी को जीने के लिए भोजन, जल और वायु चाहिए, तो ऐसा क्यों है, सोचो उसके बारे में। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर चलेंगे। एक जगह है कहाँ, राजस्थान में, जैसलमेर, तो वहाँ चलेंगे। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर से बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ बड़े पौधे के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती है। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाला खेड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती है। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी है, ठीक है। तो घास को खाते हैं छोटे छोटे जानवर, छोटे जानवर को बड़े जानवर खाते हैं, बड़े जानवर को, और ऐसे अलग अलग खाद्य श्रृंखला बनी होती है। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होते ही कई छोटे छोटे जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। मतलब यहाँ रेगिस्तान में दिन के समय लॉकडाउन होता है, ठीक है। रेगिस्तान में दिन के समय क्या होता है, लॉकडाउन होता है, और शाम को फिर इनको छोड़ दिया जाता है कि हाँ सब्जी वाजी ले लो। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक समझाने के लिए, किंतु शाम के समय छोटे छोटे जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तानी छिपकली जो है दिख रहा है यहाँ पे, देखो रेगिस्तानी छिपकली, ये आपका रेगिस्तानी छिपकली है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन छिपकलियों, और देखो क्या लिखा है, रेत पर चलने वाले कीड़ों को खाते हैं। ये जो छिपकली दिख रहा है, ठीक है, रेत में छोटे छोटे कीड़े चढ़ रहे हैं, उनको खाते हैं। और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी इस समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, ठीक है, शाम को, ठीक है। सुबह समय सबका लॉकडाउन रहता है यहाँ। बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों को शिकार करते हैं, जैसे बाज हो गया, उल्लू हो गया। अब देखो
जो छोटे छोटे जीव जहारी है उनको क्या कर रहे हैं, ये छिपकली खा रही है, चूहे खा रहे हैं, और चूहे को कौन खा रहा है, बाज और उल्लू लोग खा रहे हैं। ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करते हैं। अब पक्षी लोग चूहे को खा रहे हैं तो पक्षियों को लोमड़ियाँ खा रहे हैं, तो ये क्या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार की जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखला से आपस में जुड़े होते हैं। अब हम अपने घर से बहुत दूर देखो रेगिस्तान के बारे में बात कर लिए। रेगिस्तान में देखो कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उसको देख रहे हैं हम ना। पृथ्वी पर जीवन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा जीवन होती है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम अपने घर से बहुत दूर समुद्र की सैर चलेंगे। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वहाँ कभी सूखा नहीं रहता। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर जमीन है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी, बहुत ज़्यादा पानी हुआ है। ठीक है, समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार की काई, जैसे सवाल हो गया, छोटे बड़े पौधे तैरते रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं। ठीक है, वो देखो वो पानी के अंदर है तो उसको क्या मिल जाएगा, पानी तो आराम से मिल जाएगा। और पानी के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली है उससे वो क्या ले लेंगे, वायु ले लेंगे। ठीक है, और क्या चाहिए, भोजन, तो उसके द्वारा वो लोग भोजन बना लेते हैं। तो खुले कार्बन भोजन बनाते हैं। पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से ये शोषण करते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती है। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र के पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं और छोटे जंतु उनसे बड़े जंतु और छोटी मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाती है और इन बड़ी मछलियों को उनसे भी बड़ी मछलियाँ खाती है। ठीक है, तो समुद्री पर्यावरण में कई छोटी छोटी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारियों खा जाने के कारण लंबी खाद्य श्रृंखला बन जाती है। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे पर रहने वाले जंतु भी समुद्र में पाई जाने वाली इस भोजन पर श्रृंखला पर निर्भर करते हैं। इसका एक उदाहरण हम आगे देखेंगे। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं, जहाँ भालू, देखो भालू दिख रहा है, ध्रुवी भालू है ना। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ इतनी ठंडा होती है कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघलती है और छोटे छोटे पौधे और काई उग आते हैं। चूहे, हिरण और खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु होते हैं वहाँ पे। ठीक है, कौन कौन, चूहे, हिरण और खरगोश। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि देखो वहाँ बर्फ भी सफ़ेद रंग में है और यहाँ पे जो भालू दिख रहा है वो भी सफ़ेद है, तो पहचान नहीं पाएंगे, कहीं कहीं धोखा हो जाएगा। चल रहे हैं उसके मतलब उसके बाद चल के रहना तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से उनको धोखा हो जाता है। सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु कौन है, भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू है। आर्कटिक प्रदेश के भालू चित्र में दिख रहा है आपको, इधर समझ लो, यहाँ पे देखो ये आपको चित्र दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये ध्रुवी भालू लिखा भी हुआ है। ठीक, और देखिए इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। सोच कर बताइए कि इन भालुओं को ध्रुवी भालू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पे रहते हैं, ध्रुवों पे रहते हैं, इसलिए इनको क्या ध्रुवी भालू भी कह सकते हैं। तो ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन क्या चीज़ है, सील। यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको सील का, देखो 1.3 में ये आपका सील, वाह रे सील। ठीक है, तो ये सील है, देखो इसको खाते हैं, कौन खाते हैं, भालू खाते हैं। ठीक है, और कुछ कुत्ते के समान होते हैं, जो सील दिखने में कुत्ते के समान दिख रहे हैं ना, देखो उसका चेहरा दिख रहा है, बस भौंकते नहीं है। जब ये आराम करने के लिए समुद्र किनारे की बर्फ पर आ जाते हैं तो ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवी भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। समुद्री पौधे, देखो अब इसको खाद्य श्रृंखला कैसे देखेंगे, देखना खाद्य श्रृंखला क्या होती है। देखो छोटे पौधे को कौन खाता है, छोटे जंतु खाते हैं, उनको बड़े जंतु मछलियाँ खाती हैं, इनको फिर बड़ी मछलियाँ खाती है, फिर सील मछलियों को खाती है, फिर सील को ले, सबका बाप, यहाँ पे बाप का बाप सब ऐसा है। ठीक है, वो सब बदला लेते हैं, तुम काई को खाए, मैं तुमको खाऊंगा, मैं तुमको खाऊंगा। इस प्रकार क्या बन जाता है, खाद्य श्रृंखला बन जाती है। तो ध्रुवी प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित एक देश है इंडोनेशिया, वाह, की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे छोटे टापुओं यानी द्वीपों से बनी है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़, देखो तो ये चमगादड़ कहाँ रहते हैं, चमगादड़ का जो मुख्य शहर है, देश है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में रहते हैं चमगादड़। ये गुफा इतनी गहरी है कि
कि इनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है और इनमें हमेशा धूप अंधेरा रहता है। तो चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवारों पर लटके रहते हैं और शाम होते ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकल पड़ते हैं। तो हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होता है। तो आप जानते होंगे कि ये जो होता है ना, चमगादड़ अंधे होते हैं, इनको दिखाई नहीं देते, ये आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। आवाज़ से समझ जाते हैं कि सामने दीवार है कि खाने वाला कोई जंतु उड़ा, तुमको अपने आवाज़ लोग निकालते रहते हैं। तो वो जो आवाज़ निकालते हैं वो जंतु से टकरा के इनके कानों तक आता है, तुमको समझ में आता है कि सामने कुछ खाने पीने का है, जाके खा लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला पार्ट। ठीक है, अभी एक बचा हुआ है, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी पहला वीडियो में इतना ही देख